Oh, hell. It's good. So, कैसे हो भाई सारे? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। कमेंट में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हो तुम सारे, और कमेंट में उसका आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि सवाल अलग अलग तरह के होते हैं। कोई मतलब प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कोई ये पूछ रहा है कि स्टडी ज़रूरी है या नहीं आगे बढ़ने के लिए। कोई पूछ रहा है कि बैकलॉग लगे हैं मेरे, रिपेयर्स आई हैं मेरी एग्जाम में, तो उसकी दिक्कत है या नहीं। तो क्वेश्चंस की जो रेंज है वो इतनी वास्ट है कि उनको आंसर करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए Q&A सेशंस मंथ में एक रखेंगे, हर महीने एक Q&A सेशन रखेंगे, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ऐसे करके, जिसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड जिसमें ज्यादा लाइक आए हुए हैं क्वेश्चंस पे, तो उनको इकट्ठा करके और उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आज पहला Q&A सेशन है, तो इसमें से कुछ सवाल उठाए हमने और इसमें नोट करें, तो उसके आंसर देने की कोशिश करता हूँ मैं किसी तरह। एंड आई होप कि मेरे पढ़ाने का तरीका तुम लोगों को पसंद आ रहा है। देखो कुछ लोगों को पता है कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और मेरे दोस्तों को भी, और उनको सबको उनका सबका कहना था कि मेरा जो सिखाने का तरीका है वो थोड़ा सा कैजुअल है। कैजुअल मतलब प्रोफेशनल नहीं है। G00 ये होता है फ्रेंड्स, G002 ये होता है फ्रेंड्स। तो कैजुअल तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, देखो अगर आप किसी टीचर से सीखते हो, काफ़ी एज्ड जो है कोई आदमी है, कोई आपका टीचर है, कोई गुरु है, तो उससे सवाल करने में, और जब वो आपको वो चीज़ बताएगा, तो उसका जो कनेक्शन है वो कम बन पाएगा कंपेयर टू कि अगर सेम लेवल का, सेम एज का, सेम स्टाइल का बंदा आपको समझाए। तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम लोगों को कोई चीज़ सिखाऊं, तो तुम ऐसे समझो कि मेरा बैचमेट, मेरा क्लासमेट, मेरा रूममेट मुझे समझा रहा है, तो ज़्यादा तरीके से समझाएगा। और मैं भी यही सोचता हूँ, मैं जब सिखाता हूँ, मैं ऐसे नहीं सोचता कि मेरे स्टूडेंट बैठे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कोई दोस्त है यार, वो CNC में फंसा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रही कि कैसे आगे ग्रो करना है। तो अगर मैं किसी तरह कुछ ग्रो कर पाया हूँ, तो मैं बेटर है कि उसको सिखाऊं कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। तो वही तरीके से बताता हूँ, अबे ऐसे करना पड़ेगा तुझे, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये तरीका मुझे थोड़ा सा पसंद है, और ये मेरा ह्यूमर भी है, मेरा अपना बिहेवियर भी ऐसा ही है। मैं चीज़ों को कैजुअली लेता हूँ। कभी कभी मशीन के पास जाता हूँ, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ तो मशीन के साथ बातें करने लगता हूँ, और मेरे कोलीग्स को भी ये पता है कि ये यार मशीन के साथ बातें करने लगता है। अबे तू चलेगी नहीं क्या? क्यों नहीं चल रही यार? क्यों तू नहीं चला रही है प्रोग्राम? क्यों अलार्म दे रही है बार बार? सुबह से खड़ा हूँ तेरे पास, तुझे समझ नहीं आ रही बात मेरे? क्या पैर पढ़ूं क्या तेरे? पैर पढ़ूं क्या तेरे? दिस इज द स्टाइल आई मेंटेन, और मैं चाहता हूँ कि आप सारे भी ऐसे ही चीजें सीखो और कैजुअली सीखो चीजें। बी प्रोफेशनल विद प्रोफेशनल पीपल। जब प्रोफेशनलिज्म दिखाने का टाइम है, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म दिखाओ, लेकिन जितना कैजुअल, जितना मजे में रहोगे, उतना बेटर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो शुभ अजीत पूछ रहा है, सर VMC के ऊपर भी वीडियो डालिए। डेफिनेटली डालूंगा मैं। देखो VMC के ऊपर वीडियोस डालूंगा मैं कैड कैम के ऊपर वीडियोस डालूंगा, मैं ऑटो कैड के ऊपर वीडियोस डालूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टीम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है अभी, और जो हम आपको सिखा रहे हैं, मतलब ये यूट्यूब पे ये सब कुछ कर रहे हैं, इससे अभी कुछ हमें पैसा भी नहीं आ रहा कि हम टीम को बढ़ा पाए। तो अभी ये सारा जो है, मतलब वो पॉकेट से लगा के ही हम सिखा रहे हैं सारा आपको, राइट। लेकिन जब हमें कुछ इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो हम टीम एक्सपैंड करेंगे, तो वीडियोस की क्वांटिटी बढ़ाएंगे हम। सारी चीजें सिखाने का मन है मेरा। मैं चाहता हूँ कि डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, मशीनिंग, ड्राइंग, रीडिंग, ये सारी चीजें आपको आए। और मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसे अपने साथ ही ऊपर ले जाऊं। मैं चाहता हूँ कि इसे स्प्रेड करूं जितना हो सके। तो मैं VMC पे फॉर श्योर वीडियोस डालूंगा, डोंट वरी। VMC मेरा हार्डकोर फील्ड था। जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने VMC चलानी शुरू करी थी स्टार्टिंग में। तो VMC मुझे टर्निंग से कहीं ज्यादा अच्छे से आती है, तो उसकी क्लासेस मैं जल्दी लेके आऊंगा। हो सकता है टर्निंग की अगली 6-7 क्लासेस के बाद मैं VMC की क्लास देना शुरू कर दूं। CNC टेक कह रहा है आप अपना नाम भी बताया करो स्टार्ट में। अच्छा ऐसा है क्या? तो भूल जाता हूँ, फ्लो में भूल जाता हूँ यार, और इसकी वजह से भी भूल जाता हूँ। जब मैं ये पीता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। मेरा नाम विकास राणा कौशल है, और मैं कोशिश करूंगा मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में अपना नाम बोलूं। CNC Tech, I'll try to put my name in the starting of the video. That's it. Shortcast YT, hi brother, can you tell me which software are you using at the start of the video? Simulation के लिए मैं CNC सिमुलेटर यूज करता हूँ। ज्यादातर मैं अपनी वीडियोस में सिमुलेटर अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं करा। स्टार्टिंग की 2-4 वीडियोस में मैंने चीजें सिखाने के लिए वो यूज किया था। CNC सिमुलेटर नाम है उस एप्लीकेशन का। पेड एप्लीकेशन है, बहुत महंगी नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल है। मेरे ख्याल से मैंने वो ली थी 400 रुपए। आईफोन में खरीदी थी मैंने वो ऐप स्टोर से। तो एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है वो, तो आप वहां से जाके वो खरीद सकते हो सकता है एंड्रॉइड में फ्री हो। CNC सिमुलेटर एप्लीकेशन का नाम है, और आइकन में यहाँ बॉटम में डाल दूंगा। तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पे आप प्रोग्राम बना के चेक कर सकते हो कि मेरे प्रोग्राम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। हर एक मशीनिस्ट के पास ये होनी ही चाहिए यार। अगर ये पेड भी है ना, 500 रुपए से कहीं कोई गरीब नहीं होने वाला। ओके, इन्वेस्ट करना सीखो अपने आप पे। जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने आप पे, तो ये बॉडी आपको पैसा कमा के कैसे देगी? इन्वेस्ट करो लर्निंग पे। वो जरूर खरीदो सॉफ्टवेयर CNC सिमुलेटर। ऐसे ही एक VMC सिमुलेटर है जो VMC मशीन के लिए, दोनों ब्यूटीफुली डिजाइन करे हैं यार उस बंदे ने। आई रियली लव दैट सॉफ्ट। रंजीत दाखिना
अगर मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। AutoCAD के लिए लैपटॉप बताएं जिसमें सिमुलेटर भी रन हो सके अंडर 40K, 40,000 के अंडर AutoCAD के लिए लैपटॉप जिसमें सिमुलेटर भी चल सके। देखो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब स्पेसिफिकली रंजीत ने पूछा है कि AutoCAD के लिए ही चाहिए जिसमें सिमुलेटर रन हो सके, तो आप 40,000 का 8 GB रैम वाला i3 प्रोसेसर के साथ कम से कम 256 मेमोरी वाला, चाहे वो SSD हो चाहे HD हो, विंडोज 10 के साथ खरीद सकते हो। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा गलत है मिस्टर रंजीत। देख रंजीत, ऐसा है, हम पूरे 2 साल स्टडी करते हैं, है ना। अगर ITI कर रहे हैं तो, डिप्लोमा कर रहे हैं तो 3 साल पढ़ते हैं, बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल पढ़ते हैं, और हम बीटेक में लाखों लगाते हैं, डिप्लोमा में लाखों लगाते हैं, ITI में भी लगभग लाख क्रॉस कर ही देते हैं। और वो 2 साल 3 साल 4 साल सारी जिंदगी हमारे काम आते हैं, क्योंकि वो पैसा हमने खुद पे इन्वेस्ट किया स्टडी के लिए और फिर हमने उससे कमाना शुरू। जो भी टूल आप काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ले रहे हो, वो टूल हमेशा अच्छा लो। ऐसा टूल लो जिसे लेने के बाद रिग्रेट ना हो। आई टोटली अंडरस्टूड कि 40,000 की जगह 80,000 का लैपटॉप लेना बहुत मुश्किल है, और इतना पैसा अभी स्टार्टिंग में जब हम कमाते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप घर वालों से मांगो, मैं भी नहीं मांग, लेकिन आप अगर कम कमाते हैं तो लेना मुश्किल है। आई टोटली अंडरस्टूड। आप वेट कर लो, आप पैसा स्टोर करो, और उसके बाद आप एक ऐसा लैपटॉप लो जो अगले 7-8 साल तक आपके यूज की हर एक एप्लीकेशन को सपोर्ट करे। तो मैं अगर फुल फ्लेज लैपटॉप रिकमेंड करूँ ना, तो मैं कम से कम 80,000 वाला लैपटॉप चाहूंगा कि आप सारे खरीदो, जिसमें AutoCAD, पावरमिल, सॉलिडवर्क, मास्टरकैम, सिमुलेटर्स, सारी चीजें स्मूथलेस चले, ताकि आपको सीखने के लिए कोई अड़चन ना आए किसी तरह की। अब 40,000 का आपने लैपटॉप ले लिया, AutoCAD उसमें स्मूथ चलेगा, AutoCAD के लिए ज्यादा हाई स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। सिमुलेटर जो मैंने आपको बताया अभी CNC सिमुलेटर, ज्यादा हाई स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है, फोन में भी चल जाता है। लेकिन कल को आपको अब पावरमिल सीखना है, आपको सॉलिडवर्क सीखना है, तो क्या फिर से नया लैपटॉप लोगे क्या? दैट इज वाई आप एक बार ही लो और चीज अच्छी लो। दूसरा रास्ता क्या है, लेट्स से आपने 40,000 का लैपटॉप ले लिया, जो मैंने अभी रिकमेंड किया। कंपनी जो है HP की लेना या डेल की लेना। HP, डेल अच्छे हैं क्योंकि शुरू से ये लैपटॉप ही बना रहे हैं, तो ये अपनी फील्ड में काफी अच्छे हैं। तो अगर आप 40,000 से नीचे का लैपटॉप लेना चाहते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लैपटॉप्स में विंडो 10 आती है, विंडो 11 आती है, लेकिन आपकी जो 40,000 के अंडर जो लैपटॉप आएगा ना, उसकी लिमिटेशन होगी, उसकी रैम जो है वो कम होगी, उसका प्रोसेसर जो है वो डाउन होगा, i3 प्रोसेसर होगा, ज्यादा से ज्यादा i5 मिल जाएगा, और भी चीजें उसमें जो है वो स्लो स्पीड की होंगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें ओल्डर वर्जन यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर के, यानी कि 40,000 के सॉफ्टवेयर में भी आप सॉलिड वर्क या फिर मास्टरकैम चला सकते हो। भाई 2023 वर्जन नहीं चला सकते तो कोई बात नहीं, आप पुराना वर्जन चला लो, 2014 वर्जन चला लो। मैंने सारा सॉलिड वर्क्स जो है वो 2014 वर्जन पे सीखा। अब जब मैं 2024 भी चलाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कुछ, बिकॉज ऑप्शन तो सेम ही है ना, सिर्फ प्लेसमेंट अलग हो जाती है कि ये यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शन ज्यादा एडिशनल ऐड हो जाती है। तो सस्ता लैपटॉप लेना है तो आपको पुरानी वर्जन की एप्लीकेशन चलानी पड़ेंगी और उससे आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको सब कुछ हाई एंड सीखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वेट करो, कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर सीखने इतनी मुश्किल नहीं होते, आ जाते हैं आपको बड़ी आसानी से आ जाते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है। तो आप वेट करो, जल्दी मत करो, जल्दी में सस्ता लैपटॉप लेने की कोशिश मत करो, इंस्टॉलमेंट पे ले लो, लेकिन लैपटॉप आप वैसा ही लो जो आपके अगले आने वाले 7-8 साल तक चलता रहे। मैंने अपना जो पहला लैपटॉप लिया था आज से 12 साल पहले, तो मैंने वो लैपटॉप लिया था 40,000 का। 12 साल पहले 40,000 की वैल्यू काफी थी, लेकिन वो लैपटॉप कम से कम 10 साल चला है। मैंने अभी 2 साल पहले वो चेंज करा लैपटॉप, अदरवाइज पिछले 10 साल से सारी एप्लीकेशंस मैंने उसी में सीखी हैं। उस लैपटॉप ने मुझे इतनी मदद करी है आगे बढ़ने के लिए, यू कैंट इमेजिन। स्टडी, क्लासेस, सॉफ्टवेयर, हर चीज मैंने उससे सीखी है। तो अगर मैं उस टाइम सोचता कि 40,000 बहुत ज्यादा है यार, पहले कमा लेता हूँ उसके बाद लूंगा, तो हो सकता था कि मैं मतलब वहीं ऑपरेटिंग करता रहता और सोचता रहता कि लैपटॉप लूंगा और फिनिश। सो सिर्फ AutoCAD ही सीखना है तो ले लो, 40,000 का ले लो। लेकिन अगर आपको और चीजें, बाकी सारी चीजें सीखनी है, तो 40,000 के लैपटॉप में नए वर्जन जो सॉफ्टवेयर के हैं वो नामुमकिन है चल, तो आपको कम से कम 70-80 हजार का बजट रखना पड़ेगा। सोनू कुमार कह रहा है सर आप रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं लेके आते? देखो मैंने पहले भी बताया, मेरे पास टीम छोटी है और मेरे पास और बहुत काम रहते हैं, मुझे प्रोफेशनल काम रहता है, मैं जॉब करता हूँ फिलहाल, तो वो भी करनी होती है, उसमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी, एंड जब भी टाइम मिलता है मैं तभी रिकॉर्ड करता हूँ क्लासेस, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे एडिट करना पड़ता है। मेरा वैसा मन नहीं है पढ़ाने का, ना मैंने कभी वैसी क्लासेस देखी हैं जिसमें मतलब क्वालिटी नहीं है क्लास की कोई, है ना, लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है, साउंड प्रॉपर नहीं है, मुझे मजा नहीं आता, और कोई ढीले से तरीके से पढ़ा रहा है, ये G00 है जी दोस्तों, ये G01 है जी, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। तो जब मैं क्लास में क्वालिटी डालता हूँ तो मुझे उसके लिए टाइम लगता है, एडिटिंग के लिए टाइम लगता है, मुझे सोचने के लिए टाइम लगता है कि कैसे एग्जांपल्स दूं आपको, उसके बाद फिर वो प्लेस करने सारे एलिमेंट, जूम इन जूम आउट, उसमें टाइम लगता है, इसलिए रेगुलर क्लासेस नहीं लेके आ पाता मैं। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं क्लासेस की। एक हफ्ते में 3 डालने की कोशिश करता हूँ अभी मैं, हो सकता है आने वाले टाइम में एक हफ्ते में 4 डालनी शुरू कर दूं, 5 डाल दूं, और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं जॉब, जब मेरा मतलब प्लान होगा कभी कि मैं अभी नहीं करनी, तो मैं फुल फ्लैज ये क्लासेस देनी शुरू कर दूंगा, तो आई डू दैट। और मेरे
ख्याल से फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे ज्यादा क्लासेस डालनी पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट बहुत है। सिर्फ प्रोग्रामिंग ही सब कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग है, ड्राइंग है, टूल सिलेक्शन है, फिक्चर्स है, पर्सनल ग्रोथ है, कम्युनिकेशन स्किल है, इंस्पेक्शन मेथड्स है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट कारण ये है कि अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लक्की सगू ने कहा है, सर प्लीज वीडियो फॉर ओनली सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड HMC VMC एंड क्वालिटी सबकी डालो जी। तो लक्की क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार तेरा, जितनी भी चीजें बोली वो सारी आनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की आप क्लासेस डेफिनेटली लो, मैं नहीं दे पा रहा, मैं नहीं बना पा रहा, आप किसी और से लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ग्रोथ की क्लासेस बहुत जरूरी है यार। प्रोग्रामिंग कुछ हेल्प नहीं करेगी जब तक आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा, अपने काम को रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा। आज के टाइम में काम करना अलग चीज है, उसको दिखाना बहुत बड़ी चीज है। कुछ आपने करा है, कोई और ही दिखा के उसका क्रेडिट ले लेता है, और वो टाइम गया कि मैं मेहनत करता रहूंगा, कोई ना कोई मुझे आके आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये लड़का मेहनत कर रहा है। वो टाइम गया ब्रदर्स। जो आप कर रहे हो उसे दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। सेल्फ ग्रोथ की क्लासेस लो। HMC VMC दोनों की क्लासेस मैंने लकी पहले बोला है कि मैं लूंगा डेफिनेटली, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए मुझे, और क्वालिटी की भी उसके साथ ही ज्वाइन कर दूंगा क्लासेस। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट की क्लासेस बहुत जरूरी है, और मैं कोशिश करूंगा कि वीकली एक क्लास तो सेल्फ ग्रोथ की, सेल्फ डेवलपमेंट की वो मैं बना के डालूं। ओनली स्टडी ऑफिशियल कह रहा है, सर CNC CAD CAM का एक वीडियो बनाओ, इसका क्या मतलब होता है, कैसे वर्क करता है। CAD CAM क्या मतलब होता है, कैसे वर्क करता है, मेरे ख्याल से इसके लिए अलग वीडियो बननी चाहिए। तो बेसिकली CAD मतलब होता है कि डिजाइन करना किसी चीज को, CAM मतलब होता है मशीन करना। CAD में जो है जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, CAM में होते हैं मशीनिंग के सॉफ्टवेयर। जितने भी मशीनिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो CAM में आते हैं, जितनी डिजाइनिंग के वो CAD में आते हैं। तो इसके लिए डिटेल वीडियो मैं एक प्लान करूंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर कैसे कैसे सीखने चाहिए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं। मोहम्मद परवेज अंसारी, हेलो सर, हाउ आर यू। थैंक यू मोहम्मद, आई एम वेरी मच फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ। विकास कुमार चंद्रवंशी, सर जी आप ऑनलाइन कोई क्लास चालू कर दीजिए ताकि हम लोगों को नॉलेज आ जाए। ऑनलाइन क्लासेस का देखो क्या है ना, टाइम बंध जाता है। लाइव क्लासेस अगर आप कह रहे हो कि लाइव क्लासेस तो अच्छी होती है, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन करते हैं जब आप एक दूसरे से, तो ज्यादा फील आती है, ज्यादा टच आता है, ज्यादा कनेक्ट होते हैं आप लोगों से। लेकिन लाइव क्लासेस के पंगे बड़े, टाइम बंध जाता है। अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास टाइम का बड़ा कंसर्न रहता है, मेरी एक जगह फिक्स नहीं रहती। आज मैं यहाँ पे हूँ तो कल मैं कहीं और हूँ, परसों मैं कहीं और हूँ, उससे अगले दिन हो सकता है मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। तो ये चीजों की वजह से मैं लाइव क्लासेस ले नहीं सकता अभी, लेकिन मैं जल्दी लाइव क्लासेस भी लूंगा। लेकिन फिलहाल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक द लाइव क्लासेस, सो आई एम रियली सॉरी। ऑनलाइन क्लासेस में अभी नहीं ले सकता, लेकिन मेरा मन है यार बहुत फेस टू फेस क्लासेस लेने का लड़कों के साथ, और मजे लेने का उनके साथ बहुत मन है मेरा। तो मैं कोशिश हमेशा रहेगी मेरी कि किसी तरह से मैं पॉसिबल करूँ। सो फॉर नाउ आई एम रियली सॉरी। प्रीतम, सर आप एक ग्रुप बना लो, एटलीस्ट हमें पता तो रहेगा कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। ग्रुप कहाँ पे बनाऊँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब कहने का तो मैं व्हाट्सएप चैनल बना लूँ, तो व्हाट्सएप चैनल पे सारे तुम ज्वाइन कर लोगे, मुझे पता है यू आर वेरी गुड पीपल, और मैं एक बार कहूँगा तो आप सब वो चैनल ज्वाइन कर लोगे। लेकिन फिर वो चैनल का मतलब है क्या, अगर मैं उसमें कुछ डाल ही ना पाऊँ, अगर मैं आपके लिए कुछ कंटेंट डाल ही ना पाऊँ डेली बेसिस पे उस चैनल पे, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा उस चैनल का। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही मैं सबसे फॉलो करवा लूँ, लाइक करवा लूँ, ज्वाइन करवा लूँ, और बाद में मैं उसे मेंटेन न करूँ। बाकी वीडियो मेरी कब ये मैं माफी चाहता हूँ, पिछली बार मैं एकदम से गायब हो गया था क्योंकि एग्जीबिशन स्टार्ट हो गया था, और मैं बता नहीं पाया किसी को कि मेरी वीडियोस आएगी नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं, अगर बीच में मुझे ब्रेक चाहिए 4-5 दिन का, 1 हफ्ते का, तो मैं पहले यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगा कि इतने टाइम के लिए मुझे गैप चाहिए और मैं अभी वीडियोस नहीं डाल सकता। तो ये करना मैं शुरू करूंगा यार प्रीतम, आई एम रियली सॉरी। YD कॉपी कह रहा है, सर पैरामीटर पढ़ा दो। ब्रदर पैरामीटर एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब पता क्या होता है, कोई चीज दिख रही होती है जैसी वैसी होती नहीं। जिनको भी ये लगता है ना कि पैरामीटर सीख के हम सुपीरियर बन जाएंगे और सबसे अलग बन जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा धोखा चल रहा है उनके दिमाग। पैरामीटर मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती, और मुझे जिन पैरामीटर्स के बारे में पता भी है ना, मैं उनको टच ही नहीं करता। मैं कहता हूँ मेरा काम नहीं है मेंटेन करना। देखो पैरामीटर्स में क्या है, सिर्फ बटन ही तो है, ऑन ऑफ करने। आपको क्या करना, पैरामीटर्स जो चीज आपके स्कोप में है पहले उसे सीखो। आप मशीनिंग करनी आ गई, टर्निंग करनी आ गई, मिलिंग करनी आ गई, ग्राइंडिंग करनी आ गई, कहीं पे वाइब्रेशन आ गई है ठीक करनी आ गई, ओवरलेटी चेक करनी आ गई, फिक्सचर सिलेक्शन करनी आ गई, टूल सिलेक्शन करनी आ गई, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करने आ गए। ये सारी चीजें करो, उसके बाद आपको पैरामीटर सीखने की जरूरत शायद पड़े। और जब ये आप सारी चीजें सीख लोगे ना, तो आपको यही पता चल जाएगा कि पैरामीटर मतलब ही नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट द पैरामीटर्स। अगर किसी पैरामीटर की जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो इतनी जरूरत है नहीं। अगर आपको कोई पैरामीटर चाहिए, नहीं पता है, किसी से फोन करके पूछ लो यार। जो अपने स्कोप में नहीं है उससे ज्यादा प्ले करने की जरूरत नहीं है। तो पैरामीटर मेरे ख्याल से इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो मैं बताता रहूंगा बीच बीच में वीडियोस में, वो मैं साथ साथ में बताता रहूंगा। गुरी सैनी, सर हमको भी बता दो कोई एग्जीबिशन में गया था ना लास्ट टाइम, 2 साल में एक बार बैंगलोर में इमटेक्स एग्जीबिशन होता है, बहुत ही बड़ा मशीनिंग का हब होता है वो। वहां पे हर कंट्री की मशीन्स लगती हैं,
टूलिंग, कटिंग टूल हर कंट्री के लगते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हर कंट्री के लगते हैं, यानी कि मशीनों का इतना जबरदस्त हब है ना, वो पूरे मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे बड़ा है। तो वो 2 साल में एक बार लगता है, तो अभी लगा था पीछे और बैंगलोर में लगता है, और अभी 2 साल के बाद लगेगा। तो जब वो लगेगा उससे पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि ऐसे ऐसे लगने वाला है। जिनको इंटरेस्ट है वो 2-4 दिन की छुट्टी लेके ट्रेन बुक करवा के या फ्लाइट बुक करवा के आप वहां जाओ, 2 दिन घूमो, उसके बाद वापस आओ। छोटा मोटा होटल बुक करवा लो 500-600 वाला। ज्यादा लग रहा है अगर आपको कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं कहता हूँ ऐसे एग्जीबिशन ज्वाइन जरूर करो अगर मौका मिलता है तो। अगर टाइम एंड थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जाके वहां आपको पता चलेगा कि मशीनिंग का कितना स्कोप है और दुनिया में कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है। लोगों से मिलोगे, कंपनी से मिलोगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो वहां पे मस्ट जाओ आप। एग्जीबिशन इमटेक्स एग्जीबिशन कहते हैं उसे, बैंगलोर में 2 साल में एक बार आता है। अभी हो गया वो जनवरी में, अब 2 साल बाद जनवरी में आएगा। छोटे मोटे एग्जीबिशन और भी होते रहते हैं जगह जगह, दिल्ली में होते रहते हैं, पूना में होते रहते हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन और वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके नियर बाय है तो। लेकिन द बिगेस्ट एग्जीबिशन जो है वो इमटेक्स एग्जीबिशन। आजाद शेख क्या कह रहा है, आई एम सेटर एंड प्रोग्राम इन पुणे, सेटर एंड प्रोग्रामर इन पुणे। प्रोग्राम बनाना आसान है लेकिन उस कंपोनेंट को आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल होता है, जैसे ओवेलिटी चैटर मार्क। एग्जैक्टली राइट। देखो इनिशियली आपको सीखनी पड़ती है प्रोग्रामिंग, लेकिन ये जो चैटर मार्क, ओवेलिटी, एक्यूरेसी अचीव नहीं हो रही, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग का हाथ नहीं होता, और मैं तो कहता हूँ प्रोग्रामिंग का 10-20% हाथ होगा यार। अगर आपको कोई चैटर आ रहा है, कोई वैलिटी आ रही है, प्रोग्राम से सॉल्व बहुत कम होती है वो। या तो क्लैंपिंग की प्रॉब्लम होती है, या वो टूल की प्रॉब्लम होती है, टूल सिलेक्शन की, या वो आपके पाथ की प्रॉब्लम होती है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। मशीन की एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है, मशीन ही एक्यूरेट नहीं होती है हमारी। तो ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, और इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग ही सब कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग जरूरी है लेकिन प्रोग्रामिंग ही सब कुछ नहीं, आपको बाकी चीजें और सीखनी ही पड़ेंगी जितनी भी मैंने बताई है, अदरवाइज स्टक हो जाओगे वहीं कुछ हजार पे ही और आगे नहीं बढ़ो। तो दैट्स वेरी गुड पॉइंट आजाद शेख, बहुत सही यार, वेरी गुड। फनफॉबिक कह रहा है, हाय सर, आई एम प्रोग्राम ऑफ 2 axis and 3 axis beginner in CAM. Which software is the best in CAM? And will you make some videos on CAM? मैं CAM पे बिल्कुल वीडियोस बनाऊंगा, पहली चीज। दूसरी, कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है? देखो ये भी एक इल्यूजन है और एक मिथ है। जिसको कोई भी एक सॉफ्टवेयर अच्छे से आता है, दूसरा सॉफ्टवेयर 15 दिन के अंदर सीख जाएगा वो, चाहे दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर। ये बात आप मेरी याद है। जिसको पावर मिल आता है ना बहुत अच्छे से, मास्टर कैम, सॉलिड कैम, एनएक्स कैम, सारे वो ऐसे सीख लेगा। जैसे एनएक्स कैम आता है, वो पावर मिल, सॉलिड कैम, मास्टर कैम बड़ी जल्दी सीख लेगा, क्योंकि चीजें सेम है। देखो टूल पाथ ही होता है हर जगह, सिर्फ ऑप्शन कहीं और हो सकती है, ऑप्शन के ऊपर फोटो लगी है, आइकन और हो सकता है। स्ट्रेटेजीज ही होती है, डेप्थ ऑफ कट ही होता है, लीड इन लीड आउट ही होता है, इंटरपोलेशन ही होती है, टॉलरेंस ही होती है, स्टॉक ही होता है। तो सिर्फ पोजीशन एंड प्लेस अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप अच्छे से सीख लो, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर आप जो है वो बड़ी आसानी से सीख सकते हो। टर्निंग के लिए मेरे ख्याल से मास्टर कैम बहुत अच्छा है, और मिलिंग के लिए पावर मिल सॉफ्टवेयर जो है वो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों में से आप कोई एक चूज करके उसे यूज करना शुरू कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी में कोई ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो बेटर है वही सीखो फिर, है ना। संजू सिंह, मुझे सेटर बनना है, बड़े भाई क्या करें? बड़े भाई बहुत शुक्रिया यार। पहले सेटिंग सीखना पड़ेगा या डायरेक्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं? देखो सेटर और प्रोग्रामर कभी कभी कुछ कंपनियों में सेम ही होते हैं, वही प्रोग्रामिंग करता है वही सेटिंग। लेकिन अगर कहीं पे प्रोग्रामर अलग बैठता है और सेटर अलग है, तो मेरे ख्याल से पहले आपको सेटर की जॉब ज्वाइन करना। आपको मशीन पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आना चाहिए। पहले ड्रिल जब घुसती है ना मटेरियल के अंदर, आपको देख के फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा ड्रिल ऐसे मटेरियल छीलती है। जब कटर काटता है ना तो साउंड आता है, आपको फील आनी चाहिए कि ऐसे मटेरियल कट रहा है और ये साउंड आता है। मैं आज ना मशीन पे चाहे मशीन पे ना हूं, चाहे मैं अंदर बैठा हूं, मैं साउंड देख के मुझे पता चल जाता है, अबे कोई दिक्कत हो रही है, चल मशीन पे देख जाके, मुझे लग रहा है दांतों कट ज्यादा है, साउंड से ही पता कर लेता हूँ। तो सेटर बनो पहले, मशीन पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो। प्रोग्रामिंग यार आ जाती है, प्रोग्रामिंग ज्यादा दिक्कत नहीं रहती, प्रोग्रामिंग आ जाती है। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सारी प्लेलिस्ट आप देख लो, वैसे प्रोग्रामर बन जाओगे, है ना। तो सेटर बनो पहले, अगर दोनों ऑप्शन है। अगर किसी कंपनी में प्रोग्रामर एंड सेटर एक ही बंदा है तो आपको दोनों सीखने पड़ेंगे फिर से। या रंजीत, आप कहाँ जॉब करते हैं? आई एम सो सॉरी भाई लोग, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे कंपनी के कुछ रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं तोड़ सकता उनके में, और मैं नहीं बता सकता मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं नहीं बता सकता मैं कितने पैसे ले रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता मेरी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये सारी चीजें प्लीज डोंट आस्क, लेकिन टाइम आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। मेरी स्टडी के बारे में पूछ सकते हो, मैंने क्या किया और मैंने कैसे कैसे किया, लेकिन ये चीजें मैं कंपनी से रिलेटेड शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली, सो आई एम रियली सॉरी फॉर। मनीष कश्यप, सर इंडस्ट्रियल ड्राइंग की वीडियो बनाओ। बिल्कुल बनाऊंगा भाई, जल्दी बनाऊंगा, पूरी सीरीज बनाऊंगा, एकदम A to Z डेप्थ तक अंदर घुस के बताऊंगा इंडस्ट्रियल ड्राइंग कैसे रीड करते हैं। प्लीज वेट। गौतम सोनिक्स, भैया CNC प्रोग्राम सीखने के लिए मैथ कितनी आनी चाहिए? देखो मैथ
बड़ा टेढ़ा सवाल है यार। मैथ आना चाहिए यार, मैथ कितना आना चाहिए कैसे बताऊं मैं? अब कितने का क्या मतलब होता है वो मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब देखो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आना चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप स्ट्रांग होनी चाहिए। मशीनिंग में काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है ना, कहीं भी मैकेनिकल के लिए यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। दो एंगल दिए हैं, एक एंगल दिया है, एक डिस्टेंस दिया है, तीसरा कैसे फाइंड करना है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सिंपल चीजें। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है कि मैं उंगलियों पे कर दूं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर दो डिस्टेंस दिया तो तीसरा कैसे पकड़ना है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, टेंजेंट पॉइंट कैलकुलेट करने के फंडामेंटल। तो ड्राइंग तो मैथ आना चाहिए यार। मैथ जो है वो कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब आप कोऑर्डिनेट निकालते हो ड्राइंग में से, तो मैथ बहुत काम में आता है। तो मैथ आना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत। या एक क्लास बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें मैथ में आप सिर्फ सीखो, सारा सीखने की जरूरत नहीं है, वो चीजें सीखो और वो आपको काम में आएगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है यार, आई डू इट। कुलदीप कुमार, भाई सीएनसी छोड़ो, पहले तो स्किन केयर टिप्स बताओ। ओ भाई, क्या नाम है यार तेरा? कुलदीप कुमार भाई, कोई बात नहीं, स्किन केयर टिप्स ही बता दूंगा। कुछ नहीं लगाता स्किन पे, कुछ भी नहीं लगाता, बालों पे कुछ नहीं लगाता, मैं अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाता। शुरू से कोई क्रीम नहीं यूज करता मैं, नॉट इवन ए सिंगल क्रीम, कोई ऑयल नहीं लगाता मैं स्किन। मुझे कोई शौक नहीं है ये सारा लगाने का शुरू से। तो कोई स्किन केयर टिप्स नहीं यूज करता यार मैं। ओके, ई आर राधा रमन कह रहा है सेंड योर नंबर। नंबर सेंड नहीं कर सकता मैं राधा रमन जी। ईमेल आईडी मेरी आप नोट कर सकते हो, उसमें मुझे आप मैसेजेस कर सकते हो, मैं आपको ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा कमेंट में। तो नंबर थोड़ा पब्लिकली शेयर करना अच्छा नहीं है, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है, तो मैं नहीं चाहता कि वो सारे मेरा नंबर वहाँ पे देखें, इट्स नॉट गुड। जीत कह रहा है, हेलो भाई, मैंने आईटीआई मशीनिस्ट से किया हुआ है, क्या डिप्लोमा करना चाहिए? वैसे मेरा मन नहीं है, क्या इन फ्यूचर इसका कोई फायदा मिलेगा? देखो, अगर मन ही नहीं है तो फिर तो कहानी खत्म है ना। और दूसरी चीज, आईटीआई वाले भी मैंने देखे हैं लाखों कमा रहे हैं इंडस्ट्री। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है कि वही बंदा मैनेजर बनेगा जिसके पास डिप्लोमा है, वही बंदा एमडी बनेगा जिसके पास बीटेक है। तो वहां तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, एक सिंगल बंदे की कंपनी है, वहां पे डजंट मैटर, आपने प्लस टू भी करी है ना, तो आप लाखों कमा सकते हैं। मैंने लोग देखे हैं 12वीं करके उन्होंने, उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है सीएनसी में, और 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं यार वो कंपनी से, मैंने देखे। तो आईटीआई मशीनिस्ट की वैसे काफी है। आपको अगले, अगर आप लगातार काम करते रहोगे तो आपको अगले 6-7 साल में मेरे ख्याल से 80-90 हजार इतना आप क्रॉस कर जाओगे। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर सकते हो तो बेटर है कि एटलीस्ट डिप्लोमा कर लो। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है यार, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि मुझे पता है जॉब के साथ करना बहुत डिफिकल्ट है, स्टडी करनी जॉब के साथ बहुत डिफिकल्ट, और इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। मुझसे खुद नहीं हो पाती, मतलब हो नहीं पाई। तो आइडिया बहुत है, आप स्किल गेन करो और कम्युनिकेशन सीखो, स्पीकिंग स्टाइल सीखो, सेल्फ ग्रोथ सीखो। आप बोलो ही ऐसे कि सामने वाले को पता ही ना चले कि आपने क्या करा हुआ, और उसे कोई बॉदर ही ना हो आपके सर्टिफिकेट से। वो कहेगा बंदा यार इतना शाइनिंग बंदा है, जो इज जस्ट स्पीकिंग लाइक अ प्रोफेशनल एंड ही हैज अ ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन स्किल, आई डोंट केयर व्हिच सर्टिफिकेट्स ही हैज। तो आप ग्रोथ ऐसी बनाओ, अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि आप एमटेक जैसे पीएचडी जैसे लोगों की तरह लगो। नहीं है सर्टिफिकेट, कोई बात नहीं, मुश्किल होता है साथ में डिप्लोमा करना, तो आप रहने दे सकते हो अगर आपका एपेटाइट है कि मैं कर लूंगा साथ में। ब्यूटीफुल। तपलू भाई कह रहे हैं, सर एक डाउट है, डिप्लोमा फिनिश होने के बाद सीएनसी प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या पहले कैड कैम सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए हाई सैलरी के लिए? देखो, पहली बात तो हाई सैलरी का मतलब क्या है? कितनी हाई? 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख? तो हाई सैलरी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। मेरे लिए हाई सैलरी की डेफिनेशन है कम से कम 10 लाख महीना। आपके लिए हाई सैलरी की डेफिनेशन क्या है? आई डोंट नो। दूसरी चीज, सीएनसी प्रोग्रामिंग का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या फिर कैड कैम सॉफ्टवेयर सीखें? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, मुझे नहीं पता इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि सीएनसी प्रोग्रामिंग कैड कैम में भी प्रोग्रामिंग ही सिखाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे आपने अगर आईटीआई करी है या डिप्लोमा करा है या आपने 12th भी करी है, तो आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाने की बजाय आप छोटा सा कोई कोर्स करो। हालांकि कुछ महीने बाद मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मेरी पूरी की पूरी क्लासेस लेके आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं, मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं। तो आप छोटा सा कोई कोर्स ज्वाइन करो 6 महीने का लगभग, वहां पे आप बेसिक चीजें सीख लो मशीनिंग की। ये वर्नियर होता है, ये माइक्रोमीटर होता है, ये टूल होता है, ये ड्रिल होता है, ताकि वहां जाके आप एकदम से बिना कुछ किए, ऐसा ना हो कि आप सीधा जाओ और आप ऐसे आंखें फाड़ के देखो मशीन को, अच्छा ये मशीन है, ओहो अच्छा ये टूल है, वो कहेगा भाई इतना भी नहीं पता क्या, चल पीछे खड़ा हो जाएगा। थोड़ा बहुत बेसिक सीख के जाओ ताकि वहां पे जाके थोड़ा सा स्टार्ट मिले आपको, सीखना आसान हो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप सीख के जाओ कुछ ना कुछ, डायरेक्ट कंपनी में मत जाओ। और सीएनसी प्रोग्रामिंग का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, चाहे पहले आप कैड कैम ज्वाइन करो, डजंट मैटर, दोनों आपको सेम ही कॉन्सेप्ट। तपलू भाई ने एक और क्वेश्चन पूछा है, सर मैं अभी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में हूँ, सेकंड सेम में, मुझे सेम 1 में 3 बैकलॉग आ गए और सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट रोड मैप सजेस्ट करिए, हाई सैलरी। अगेन हाई सैलरी, देखो हाई सैलरी मुझे नहीं पता के लिए क्या, तो पहले डिसाइड करो कि हाई सैलरी आपके लिए वो हाई सैलरी क्या। सबके लिए अलग अलग, अंबानी के लिए हाई सैलरी हजारों करोड़ों, मेरे लिए कुछ अलग है, आपके लिए कुछ अलग है। और दूसरा बैकलॉग का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप फेल हो गए 3 सब्जेक्ट में, सैम सेकंड में मेरे ख्याल से, तो अगर आप फेल हो गए हो दैट्स
एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप फेल हो गए हो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आप पूरा डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद भी वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। देखो आपको उसमें पास होना पड़ेगा। आपको पहले सेम में रिपेयर आ गई, आप दूसरे सेम में दोबारा एग्जाम दो, तीसरे सेम में दोबारा एग्जाम दो, आपके 3 साल खत्म हो गए, आप दोबारा कंपनी ज्वाइन कर लो, कंपनी ज्वाइन करते हुए एग्जाम दो, लेकिन वो डिग्री पास करनी पड़ेगी, नॉट डिग्री, डिप्लोमा वो पास करना पड़ेगा आपको, चाहे आप थोड़े थोड़े टाइम बाद करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 6 साल में डिप्लोमा करा है तो उसे कम सैलरी मिलती है, जिसने 3 साल में एकदम फिनिश कर दिया उसे ज्यादा सैलरी मिलती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में। ये लिख सकते हो आप। आपके पास एक पास्ड डिप्लोमा डिग्री आईटीआई होनी चाहिए, कितने साल में करी है डजंट मैटर। पहली जॉब ज्वाइन करने के बाद जब आप दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं ना, कोई आपके सर्टिफिकेट ओपन करके नंबर भी नहीं देखता, कोई नहीं देखता। दे विल आस्क यू स्किल कितना आता है, क्या आता है, बोल के दिखा, प्रेजेंट करके दिखा, बॉडी लैंग्वेज दिखा अपनी, जी कोड बता, एम कोड बता, टूल बता, ये सारी चीजें पूछते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने मतलब कॉलेज में क्या है। और हमारे कॉलेज की पढ़ाई तो वैसे भी यार बहुत आउटडेटेड है, क्या ही कहूँ। संजू सिंह सर मुझे प्रोग्रामिंग आती है 70% पर क्वालिफिकेशन 12th है, क्या मुझे जॉब मिल सकती है प्रोग्रामर की? देखो प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से आती है 70%, ओके बहुत अच्छी बात है। सीधा सीधा सवाल अगर मैं सीधा सीधा आंसर दूं तो यस आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आप चाहिए, आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो मुझे नहीं पता आप वो कैसे करोगे, लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड देखो मैंने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करी, मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, बाकी से ऊपर था, लेकिन मुझे अंदर से पता है कि आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज। लेकिन मैंने सेल्फ ग्रोथ पे बड़ा काम किया यार, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, सेल्फ ग्रोथ पे, कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज्यादा काम किया दिल से। मेरा मन था कि मैं प्रोफेशनल लोगों की तरह बात करूं, बिजनेसमैन की तरह। वो बहुत जरूरी है। आपको 70% प्रोग्रामिंग आती है, दैट्स फाइन। काफी लोग हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग 100% आती है, लेकिन आपको उससे ज्यादा क्या आता है, टूल सिलेक्शन, ड्राइंग, ये सारी चीजें आती है क्या आपको? और आपको क्या बोलने का तरीका अच्छे से आता है क्या, रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छे से आता है क्या, वो चीजें मैटर करती है। अगर आपके पास 70% प्रोग्रामिंग आपको आती है, क्वालिफिकेशन 12th है, आपको जॉब मिल सकती है। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जिसमें क्वालिफिकेशन देखते नहीं, वो कहते हैं काम आता है कोई बात नहीं, आ जा, नो प्रॉब्लम। बहुत कंपनियां हैं ऐसी। लेकिन जब आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे 30,000 40,000 50,000 60,000 60,000 के ऊपर जब आप कोई कंपनी स्विच करोगे, वहां पे वो आपसे डेफिनेटली पूछेंगे कि भाई साहब कम से कम देखो डिप्लोमा तो होना चाहिए। तो आप धीरे 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 कोई ना कोई डिप्लोमा या डिग्री या आईटीआई वो आप कर लो, वो बहुत जरूरी है हाई लेवल पे जाके। इनिशियली जरूरी नहीं है। और सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ करो यार, उसके बिना तो मतलब मामला बड़ा खराब। प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बनाओ ब्रो, प्लेलिस्ट ही है, सीएनसी टर्निंग की प्लेलिस्ट ही है, शुरू से एंड तक देखोगे एकदम सीक्वेंस में समझाया है मैंने, वीडियोस भी सीक्वेंस में डाली है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो कभी भी डाल दी, पूरा सीक्वेंस है, शुरू से देखोगे। अगर 31-32 क्लास अब तक जो डाली है, आपको पता चलेगा धीरे 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 प्रोग्रामिंग आपके अंदर तक घुसेगी। तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है ब्रो। एमपी नासा कह रहा है सीएनसी में 20 साल, वीएमसी पे 40 साल और टोटल 50 साल लगेंगे अगर ऐसे सिखाओगे तो 15 दिन में प्रोग्रामिंग सीख लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर 15 दिन की प्रोग्रामिंग के लिए। और कुछ नहीं कह सकता इसमें, 15 दिन वाली सीख लो, अगर उससे फायदा होता है तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप 15 दिन में प्रोग्रामिंग सीख के शाइन कर सकते हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है यार। खुद भी सीखो और बाकियों को भी सिखाओ, सबको भी सिखाओ कि 15 दिन के अंदर कैसे प्रोग्रामर बनना है। कोई 12वीं से बाहर निकला है, कोई आईटीआई से बाहर निकला है, किसी ने कभी मशीन देखी नहीं है, उसको 15 दिन में अगर प्रोग्रामिंग कोई सिखा सकता है और उसे एकदम एग्जैक्ट बढ़िया बंदा प्रोग्रामर बना सकता है, मैं कहता हूँ देश ही सुधर जाएगा यार। तो एमपी नासा जी आप प्लीज ऐसा कीजिए और मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा अगर आपको कोई एडिटिंग में, कोई वीडियो शूटिंग में अगर हेल्प चाहिए तो। लेकिन 15-15 दिन में अगर आप हम इंजीनियर बना देंगे ना, तो इससे बड़ी चीज तो हम कंट्री के लिए कर ही नहीं सकते। गो हेड। अमित कुमार सर सीएनसी टर्निंग के लिए कौन सा कैम सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए? मास्टर कैम बहुत अच्छा है टर्निंग के लिए, टर्निंग के लिए मास्टर कैम बहुत अच्छा है, आप मास्टर कैम सीखो। और फ्यूजन है लेकिन वो अभी इतना ज्यादा इंडिया में यूज नहीं करते लोगों से, लेकिन टर्निंग में मास्टर कैम अच्छा है, गो फॉर मास्टर कैम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने कवर करे। तो ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा हर महीने कोई ना कोई क्वेश्चन सेशन बनाऊंगा और आप जी भर के क्वेश्चन पूछो कमेंट्स में। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, आप उसे लाइक कर दो अगर आपका भी सेम क्वेश्चन है, तो मुझे पता चलता रहेगा कि किस क्वेश्चन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछो, पर्सनल ज्यादा मत पूछना यार, अभी ज्यादा नहीं बता सकता मैं, लेकिन टेक्निकल आप कुछ भी पूछ सकते हो और जितना मुझे पता होगा मैं बताऊंगा, जितना मुझे नहीं पता है वो मैं पता करके बताऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next machining topic, manufacturing topic. Until then, take care and bye bye.